मंच पर विराजमान आदरणीय उदय माहुरकर जी, प्रिय भाई वैभव जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, अभी आपने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत भावपूर्ण, तथ्यपूर्ण और ओजस्वी भाषण सुना। और महत्वपूर्ण ये था कि वो तो स्वयं उसी कुल परंपरा से हैं, या यूँ कहूँ कि कुल भास्कर हैं इस समय। तो उनके वक्तव्य में तथ्य के साथ साथ एक आत्मीयता का बोध भी दिखाई पड़ा। आज हम सब महादजी सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर एकत्र हैं। अवसर था, लाल किले पर उन्होंने 10 फरवरी के दिन जो ध्वजारोहण किया था, उसका स्थान है दिल्ली और दिल्ली में स्थान है महाराष्ट्र सदन। इन सब से मेरे मन में एक अंतः संबंध स्थापित होता है। इसी 15 अगस्त को इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना उद्बोधन देते हुए ये कहा था कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे, उस 25 वर्ष के कालखंड को उन्होंने कहा कि ये अमृत काल है। तो उन्होंने कहा था कि ये अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। और अमृत काल प्रारंभ होने के उन्होंने 5 प्रण याद दिलाए थे। उसमें पहला क्या था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और दूसरा क्या था, गुलामी की हर मानसिकता के भाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा ये था कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा ये था कि उसके लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा ये था कि वह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। तो अब मैं इसके सिर्फ प्रथम 2 बिंदुओं को लेता हूँ कि स्वतंत्र भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर पक्ष से अपने को मुक्त करना है। ये आज का अवसर हमें याद दिलाता है कि पराजय का इतिहास जो बताया गया, बहुत बताने का प्रयास किया जाता है। मैं विनम्रता से कहता हूँ, किसी के प्रति आक्षेप के लिए नहीं कहता हूँ। महादजी सिंधिया जी ने जैसा कि बताया, ज्योतिरादित्य जी ने एक पैर पर खड़े होकर इस लाल किले पे मुगल बादशाहों को पराजित करके स्वाभिमान से स्वराज्य का ध्वजारोहण किया था। ये इतिहास में किसी को पता नहीं। जबकि वह ध्वजारोहण, मैं पुनः कह रहा हूं, किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता, वो ध्वजारोहण जो 15 अगस्त 47 को हुआ, उसका इतिहास लिखने वालों ने कभी इस ध्वजारोहण की चर्चा ही नहीं की। जबकि उसमें ना कोई गवर्नर जनरल था जो शपथ दिला रहा था। और आपको पता है 15 अगस्त 47 को गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन ही था। और भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। कोई बात नहीं, आप उस ध्वजारोहण का सम्मान न करिए तो उसका तिरस्कार तो मत करिए। जो महादजी सिंधिया जी ने किया था उसमें सार्वभौमिकता थी, कोई ऊपर नहीं था, स्वाभिमान भी था, सेनापति भी हमारा था, ध्वज भी हमारा था। इसलिए आवश्यकता है गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग रखने की और उससे मुक्त करने की। बहुत बार बताया गया कि 1761 की लड़ाई में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें दत्ता जी ने इतना महान बलिदान दिया था, बहुत बताया जाता है कि मराठे हार गए थे। यह अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था? उसके बाद वो दिल्ली में रहा क्या? आगे बढ़ा क्या? कितने समय रहा? अरे वो भी तो भाग गया। और लौटते समय सिखों ने भी उस पर आक्रमण किए। ये पूरा इतिहास क्यों नहीं बताते हैं? अगर यहां तक आके पानीपत के युद्ध तक जो युद्ध लड़ा जा रहा था, वो क्या अपने लिए लड़ा जा रहा था? क्या वो व्यक्तिगत साम्राज्य के लिए लड़ा जा रहा था? वो राष्ट्र की हित की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था।
महत्वपूर्ण बात यह है, मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि जैसा अभी कई इतिहासकारों का उल्लेख किया, आरसी मजूमदार जी बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने लिखा कि पोस्ट मुगल एरा में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारे भारत के उन्होंने 8-10 महत्वपूर्ण जो लोग जिन्होंने देश की राजनीति और सैन्य शक्ति में बदलाव किया, उसमें उन्होंने कहा कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ और महादजी सिंधिया जी का उन्होंने उसमें नाम लिया है, जिन्होंने सतलज से लेकर नर्मदा तक उत्तर भारत में एक समय में एकता और शांति स्थापित की थी। आप सोचिए, इतने बड़े विषय का हमें जानकारी ही नहीं रहती है। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमें हमेशा बताया जाता है कि साहब हम तो हारते रहते थे। अब ये बताइए, वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। हजारों सालों के ज्ञात इतिहास में हम इकलौती सभ्यता है हम जो बचे रहे, और ये वेस्ट का दिया हुआ सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर हम बचे रहे तो हम हारते रहे इसलिए बचे रहे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति थी जिसने कभी हमें मन से हारने नहीं दिया, और हम वास्तविकता में भी नहीं हारे थे। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि पानीपत के इस तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली कहां गया ये कोई नहीं बताता। वो अहमद शाह अब्दाली जो तबाही मचाता हुआ पंजाब से आया था, वो पंजाबी में कहावत है, वो मुझे पूरा नहीं ध्यान है, जिसका मतलब होता था कि जो कुछ खा पी लिया वो बचा है, बाकी अहमद शाह अब्दाली दा, यानी वो कभी भी आके लूट ले जाएगा। उस अहमद शाह अब्दाली को रोक दिया वहां पर और उसे वापस जाना पड़ा, मगर इतिहास में ऐसा पढ़ाया जाएगा जैसे कि हम पराजित ही हुए। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, पहला आक्रमण सिकंदर का 327 ईसा पूर्व, क्या कहा जाता है? सिकंदर आया, पोरस को हराया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद वापस चला गया। और कहावत क्या है? जो जीता वही सिकंदर। जबकि फैक्ट तो यह है कि सिकंदर आया था, अगर वो जीत गया था तो आपको कोई उदाहरण पता जहां जीती हुई सेना वापस चली गई हो? दो ही जगह है, एक बार सिकंदर की, एक बार अहमद शाह अब्दाली की। और मजेदार बात ये समझिए, वो मैसिडोनिया से पर्शिया तक सारे राजाओं के सर कलम कर देता है, यहीं पे आके उसकी करुणा इतनी उत्पन्न हो जाती है कि पोरस को छोड़ देता है। और उसके बाद जब वो लौट रहा होता है तो उस पर कबीले अटैक कर देते हैं और वो सिकंदर को घायल कर देते हैं। मतलब पहले तो विश्व विजेता सेना पर ट्राइबल्स का अटैक, और वो उस सीमा तक अंदर चले गए जहां राजा था, उसको घायल कर दिया। ये कहानी अद्भुत नहीं लगती आपको? हॉलीवुड की मूवी देखिए तो उसमें दिखाया गया है कि सिकंदर हार गया था और घायल हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, जो ये भी मानते हैं सिकंदर जीता था, वो भी तो मानते हैं कि भाग गया था वापस। तो कहावत क्या होनी चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। और कहावत क्या है? जो जीता वही सिकंदर। इससे आप समझिए कि हमारे दिमागों में विष कैसा भरा हुआ है। आप आइए, हम इस विषय के लिए भारत के स्वाभिमान को किस प्रकार से प्रकट होना चाहिए, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। अभी आपने देखा, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नौसेना के ध्वज के में एक बदलाव करवाया सेना ने। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का एक चिन्ह उससे प्रेरणा लेकर लगाया गया है। वरना एक दौर था आज़ादी के बाद लंबे समय तक हमारी नौसेना के ऊपर वो ब्रिटिश लेगेसी वाला चिन्ह रहता था। आप सोचिए कि हमारी सामर्थ्य क्या थी। आपको पता है, मुगल वर्ड अंग्रेजी में भी है, जिसका मतलब होता बड़ा, शानदार, विराट। जैसा कि अभी ज्योतिरादित्य जी बता रहे थे कि जैसे मुगल कभी हारे ही नहीं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां से खड़े होकर एक छोटी सी रियासत से शुरू करके अपने ज़माने के सबसे बड़े मुगल एम्पायर, उस समय मुगल एम्पायर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एम्पायर था, वर्ल्ड का सबसे प्रॉस्परस एम्पायर था, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी थी, भारत की नहीं। उसके छक्के छोड़ा दिए थे। मगर इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? पूरा लुटियंस जोन घूम जाइए, औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें हैं, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी के नाम पे सड़क आपको नहीं मिलेगी। जब हमने एक औरंगजेब के नाम की सड़क बदलने का प्रयास किया था तो छाती पीटे थे लोग आके कि वो बदली नहीं जानी चाहिए। अब आप ये समझिए, जबकि शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसका नाम क्या रखा? किस ढंग से हिस्ट्री में कहा जाता है? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य ऐसा जैसा कि सिर्फ महाराष्ट्रियों से उनका संबंध है। उन्होंने तो नाम रखा था हिंदवी स्वराज साम्राज्य। उसके बाद जब पेशवाओं का दौर आया तो उसका नाम क्या था? हिंदू पद पादशाही। सीधे पूरे भारत, पूरे
समाज पूरी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए था। और मुझे तो याद आता है उन्होंने दिल्ली तक शिवाजी महाराज के ज़माने से ही किस सीमा तक जाकर अपना प्रभाव, वर्चस्व और धर्म और संस्कृति की रक्षा की थी, जिसे उनके कवि कविराज भूषण ने लिखा था। और मराठों ने किस ढंग से अपनी वीरता के द्वारा दिल्ली तक जीत के दिखाया था, जिसका कि उल्लेख उन्होंने किया है कविराज भूषण ने कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हठन की। यानी मराठों की जीत की सीमा कहाँ तक थी? भूषण सुकवि छवि जीत जीत हद मर हठन की, देश 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 कीरत बखानी और सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। यानी दिल्ली तक दाब के उससे दुगना अपना स्तर बना के रखा था। ये अलग बात थी, दिल्ली दल को उस समय दबाया था। कुछ समय पहले तक तो जो शिवाजी महाराज के स्वयंभू वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने की बात करते थे, वो इटली दल से ही दब गए थे, वो एक अलग विषय है। परंतु आप ये समझिए कि इतना विराट जो इतिहास का पक्ष था, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किसको हराया था? फर्रुख सियार को। फर्रुख सियार को कंट्रोल किया था। फर्रुख सियार कौन था? आप में से बहुत लोगों को नहीं ध्यान होगा। आपने बंदा सिंह बहादुर पुल का तो नाम सुना होगा, जिनको बंदा वीर वैरागी भी कहते हैं। उनकी नृशंस हत्या करवाने वाला ये फर्रुख सियार था, और उसको पेशवा ने हराया था। जहां पर जोड़ने के तत्व दिखेंगे वहां पे कभी भी जोड़ने का कोई प्रभाव स्थापित करने का प्रयास नहीं होगा। फिर आप देखिए, अभी बताया गया, अगर 1761 हार गए थे तो 1771 में लाल किले पे ध्वजारोहण कैसे हुआ? 1803 तक दिल्ली पे प्रभाव रहा। 1818 में जाके फाइनली अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाए थे। और ईमानदारी की बात सोचिए तो क्या कर पाए थे? 30 साल बाद ही तो 1857 हो गया था, जिसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? नाना साहब पेशवा, महाराष्ट्र के थे। चीफ एग्जीक्यूटर कौन था? तात्या टोपे, वो भी वहीं के थे। मोस्ट हीरोइक डिस्प्ले बाय रानी ऑफ झांसी, वो भी वहीं की थी। अब आप देखिए, तो एक तरीके से अगर आप ईमानदारी से समझें तो अंग्रेज उस चेतना को तो कभी हरा ही नहीं पाए थे। और स्वातंत्र वीर सावरकर ने जो कहा कि भारत का प्रथम स्वातंत्र संग्राम 1857 था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर इसीलिए उभर पाया क्योंकि जिस चीज़ को कहा गया इतिहास में कि हार गए थे, वो कभी मन से हारी नहीं थी। उसका स्वाभिमान का बीज वहाँ विद्यमान था और उसी ने उठकर वो किया। और आप देखिए उसकी बैटलफील्ड क्या बनी। बैटलफील्ड बनी आज के दिल्ली से लेके और बिहार के आरा तक, यानी गैंजेटिक प्लेन। अब आप ये देखिए मजेदार बात कि सारा का सारा शुरुआत पेशवाई एम्पायर के माध्यम से होता है, नानाजी के द्वारा होता है, नाना साहब पेशवा के द्वारा, और सारा संघर्ष उत्तर भारत में होता है और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बनता है। मगर इसको कभी नहीं कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब तक वीर सावरकर ने नहीं कहा था। उससे पहले क्या कहा जाएगा? सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, 1857 का गदर। अब एक और बात समझिए इतिहास कैसे लिखा जाता है। महादजी सिंधिया जी ने शाह आलम को, देखिए मज़ेदार बात क्या है कि आप सब लोग महाराष्ट्र से जुड़े हैं, आपने जरूर महादजी सिंधिया जी का नाम सुना है, पर अगर बाहर वाले किसी से पूछे सबने शाह आलम का नाम जरूर सुना है। महादजी सिंधिया के बारे में जिसने इतिहास नहीं पढ़ा उसे नहीं पता होगा। उन्होंने शाह आलम एक प्रकार से उनके प्रभुत्व में क्या उनके मातहत हो गया था। मगर मजे की बात यह है कि जब पेशवाई साम्राज्य की हिस्ट्री की बात आएगी तो क्या कहा जाता है? नहीं, दिस इज द रीजनल हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। उसको नेशनल हिस्ट्री नहीं कहते। अभी भरत भूषण जी ने लचित बरफुकन का उल्लेख किया, दिस इज द रीजनल हिस्ट्री ऑफ असम। अभी जो सिंधिया जी ने बताया कि सतलज से लेकर नर्मदा तक, बल्कि प्रभाव दक्षिण भारत के कई राज्यों से चौथ लेते थे, वहां से लेके पानीपत में आके लड़ाई लड़ी और कटक तक उत्तर भारत का इतना बड़ा साम्राज्य, दैट इज रीजनल हिस्ट्री।
चोल राजाओं का वो साम्राज्य जिसका प्रभाव इंडोनेशिया तक था। रीजनल हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। बप्पा रावल ने टर्की तक खदेड़ दिया था 10वीं शताब्दी में, उन्हीं रावलपिंडी शहर पाकिस्तान में आज उसी नाम पे। रीजनल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने आज का तिब्बत, आज का चाइना, सेंट्रल एशिया के बहुत से हिस्से और बहुत बड़ा कैस्पियन सी तक जीता था। रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब सुनिए मजेदार बात क्या, जिसको महादजी सिंधिया जी ने अपना मातहत बना लिया था, शाह आलम, दैट इज द नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि राष्ट्रीय इतिहास में सबने पढ़ा। और मजे की बात क्या, उस शाह आलम के बारे में कहावत क्या कही जाती थी कि सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम। यानी सिर्फ उसकी हैसियत नाम तो था शाह आलम, यानी पूरी दुनिया का बादशाह है, और सल्तनत कितनी है, लाल किले से पालम तक, मगर वो तो है साहब नेशनल हिस्ट्री। और इतना बड़ा पेशवाई साम्राज्य क्या है, रीजनल हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। इस गुलामी की मानसिकता से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है, और तब हमें वह वास्तविकता समझ में आएगी। और एक और बात हम कहना चाहेंगे, हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और संयोग से इस देश में एक ही राज्य है जिसका नाम ही महाराष्ट्र है। मगर ये भी आप एक संयोग देखिए, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके अधिकांश बीजारोपण उसी धरती से होते हैं। वीर सावरकर हिंदू महासभा वहीं से निकलती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहीं से निकलता है, यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे जी भी वहीं से निकलते हैं। और आज अगर आप गौर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक मजबूत है, जिन राज्यों में परंपरागत रूप से, आज तो मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह जी के विस्तार के बाद हम बहुत मजबूत संगठन हो गए, मगर हम परंपरागत रूप से कहाँ मजबूत थे? महाराष्ट्र में, आज के मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ये क्या था? ये तो अर्शवाइल पेशवाई एम्पायर का हिस्सा था ना। तो स्वाभिमान का बोध वहां पर इतना प्रखर रहा है कि राष्ट्रवाद के स्वर समय समय पर भिन्न भिन्न कालखंड से निकलते रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के स्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस क्षेत्र का नाम यदि महाराष्ट्र है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अब एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जिस प्रकार का बलिदान, जिस प्रकार की एकता की स्थापना का प्रयास यहां से हुआ, उसको हमेशा एक पृथकता स्थापित करने का प्रयास जो किया जाता है, उस विषय के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में सोचने की ज़रूरत है। आप यह बात समझिए, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आज हम दिल्ली में खड़े हैं। मैंने कहा था ना कि 3 चीज़ें हैं, महाराष्ट्र सदन है, दिल्ली है, आज का अवसर है। तो आज का अवसर और महाराष्ट्र सदन, मैंने बोला दिल्ली में बताइए, दिल्ली का प्रतीक क्या दिखाया जाता है? कभी भी फोटो में बचपन से आपने आज तक देखा होगा, 2 ही चीज़ें देखी होंगी ना, या तो इंडिया गेट या कुतुब मीनार। ये दिखाया जाता है ना। एक इंडिया गेट जॉर्ज पंचम की याद में बना हुआ, कुतुब मीनार तथाकथित रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। मैं तथाकथित रूप से कह रहा हूं। अब मजेदार बात क्या है, अगर आप कुतुब मीनार को वो भी मान लो तो उसके बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ है, 2300 साल पहले का बना हुआ। उसका मेटलर्जिकल कंपोजिशन आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। 2300 साल से खुले आकाश में खड़ा हुआ, जंग नहीं लगी है, और तोप के गोले भी सह चुका है चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से। मगर अद्भुत बात है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा प्रमाण उसी कुतुब मीनार के बगल में है, मगर वो कभी सिंबल ऑफ दिल्ली के रूप में दिखाया नहीं जाता है। सिंबल ऑफ दिल्ली के रूप में उन्हीं चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाएगा जिनसे कहीं ना कहीं पराधीनता का बोध आता हो। ये बात भी विचार करने की है। और लौह स्तंभ तो 2300 साल पहले का है, मगर दिल्ली का इतिहास पढ़िए तो लगता मुगलों से पहले कुछ था ही नहीं। आप ये भी एक पैराडॉक्स देखिए कि किस ढंग का पैराडॉक्स हमारे दिमागों में भरने का प्रयास किया जाता है, और हमेशा हमें यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि ये निश्चित रूप से हम बहुत उदार थे, हम बहुत विनम्र थे, परंतु उतने ही हम वीर और दृढ़ भी थे। दुख की बात यह है कि जिन्होंने आके दिल्ली को लूटा, उस नादिर शाह का नाम हम सब ने इतिहास में पढ़ा है। जिन्होंने दिल्ली को संवारा, उन महादजी सिंधिया का नाम हमें नहीं ध्यान रहता है।
क्या ये सोचने पर हमें विवश नहीं करता है कि हमने इतिहास को किस ढंग से तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है? कि लुटेरों का, आतताइयों का इतिहास हमें बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया। नादिर शाह जैसा व्यक्ति जिसने कि खुलेआम कत्लेआम मचाया, उसका नाम हिस्ट्री में सबने पढ़ा, मगर जिन्होंने वीरता से दिल्ली को बचाया उनके नाम 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होते हैं। और फिर आप एक और बात देखिए, किसी भी चीज़ को इस रूप में प्रस्तुत करना कि सिर्फ रीजनली नहीं। अब एक और बात आप देखिए, जब पानीपत की लड़ाई थी तो जो लड़ रहा था नवाब, कभी यह बताया जाता है कि साहब सिख राजाओं ने साथ नहीं दिया, राजपूत राजाओं ने साथ नहीं दिया, जाट राजाओं ने साथ नहीं दिया। अब यह एक अलग इतिहास का विषय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कौन कह रहा है किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। मगर यह बताइए, शुजाउद्दौला ने तो साथ जरूर दिया नवाब का, वो तो चला गया साथ निभाने के लिए। आज हमें क्या सीख मिलती है? आज हमें यह सीख मिलती है कि वो मनोवृत्तियां आज भी हैं कि हमारा समाज जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र में बटा रहे, और बाकी शक्तियां जो आक्रमण करने वाली हैं वो कट्टरता के आधार के ऊपर सदैव एकजुट होती रहें, और हम लोग खांचों में बटे रहें। तो वो विभाजित बिखरा हुआ जो हिंदुस्तान है, विभाजित बिखरा हुआ समाज है, वो आपको बहुत सुंदर लगता है क्योंकि उसमें सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत दिखता है। और अगर एक होना शुरू हो जाए तो उसमें आपको सांप्रदायिकता दिखने लगती है। तो कहीं ना कहीं यह भी ध्यान रखने की बात है कि 150 साल लगे थे साम्राज्य को वहां तक पहुंचने में, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में था। जो कुछ भी गलती हुई उसके बाद वो चीजें क्रमशः हाथ से निकलती चली गई। यदि पानीपत की तीसरी लड़ाई हम लोग ना हारे होते तो अंग्रेजों का शासन इस देश पे आता ही नहीं। मगर वैसे ही सोचिए, आज से तकरीबन 100 साल पहले 1925 में भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ था, छोटे से नागपुर में मोहिते के बाड़े से। आज तकरीबन 100 साल के बाद इतनी बड़ी शक्ति समाज में, संस्कृति में, राष्ट्र में दिखाई पड़ रही है। मगर वही शक्तियां जिन्होंने हमेशा इतिहास में ये लिखा कि हमारी उपलब्धियों को क्षेत्र और जाति में तोड़ कर रखा, वही शक्तियां आज भी इसी अभियान में लगी हुई हैं कि किस ढंग से यह समाज टूटा रहे। और अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो जैसे पानीपत में 150 साल के किए धरे के ऊपर पानी फिर गया था, ये 100 साल के किए धरे पर पानी फिरने की संभावना बनाने की हमारी छोटी सी गलती देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा नकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। ये उस दौर की एक सीख भी है जो हमें आज सीखनी चाहिए। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी महाराष्ट्र में जाइए तो वो नाटक जरूर आपको देखने को मिलता है, जानता राजा। जब जानता राजा नाटक शुरू होता है, जब अंत होता है तो एक छंद बोला जाता है शिवाजी के प्रशस्ति में। वो आपने सुना होगा ना, इंद्र जिमी जंब पर बाड़व सुवंब पर। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जरा आप इस छंद को गौर से सुन लीजिए, आपको इसका अर्थ समझ लीजिए तो आपको सारी चीज़ों के बारे में ये इतने सारे सूत्र उस जानता राजा का अंतिम छंद देता है कि आपको स्वतः बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने शायद उस अर्थ को ना दे। इंद्र जिमी जंब पर का मतलब क्या है? इंद्र ने जैसे वृत्तासुर को मारा था। बाड़व सुवंब पर, बड़वा नल कहते हैं समुद्र की अग्नि पर, तो समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र है। बाड़व सुवंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, अहंकारी रावण पर जैसे भगवान राम है। और पवन वारिवाह पर, पवन वारिवाह मतलब है पानी की धार के ऊपर जब तेजी से एयर की करंट चलती है तो उसको काटते हुए चलती है। पवन वारिवाह पर शंभु रतिनाह पर, शंभु मतलब भगवान शंकर, रतिनाह मतलब रति का स्वामी यानी कामदेव, जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। शंभु रतिनाह पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, सहस्र बाहु को परशुराम ने जैसे मारा था, सहस्र बाहु पर जैसे राम है। और दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और जंगल की अग्नि यदि द्रुमदंड यानी बांस के जंगल में लगे तो बहुत जितनी तेजी से कड़कड़ कड़कड़ करती हुई जलाती हुई जली जाती है, दावा द्रुमदंड पर। और भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, मतलब हाथी के ऊपर जैसे शेर है। और कान्ह जिमी कंस पर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तेज तम अंश पर,
त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब आप ये देखिए, अब आप इसमें एक नहीं 4 प्रेरणाएं देखिए। पहला तो इंद्र भी आ गए, भगवान राम भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए, और परशुराम भी आ गए, और प्रकृति के भिन्न भिन्न स्वरूप आ गए। टाइम एंड स्पेस का इतना एक्सपेंशन आ गया, और राष्ट्रवाद की वह प्रेरणा भी आ गई। और इसके साथ यदि आप इसको पूरी जो उसकी रिदम में, जिस रिदम में वो गाया जाता है, वो आप सुनिए तो वो क्या है कि इंद्र जिमि जम्ब पर रावण, इंद्र जिमि जम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पवन वारी वाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, और दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और कान जिमि कंस पर तेज तम अंश पर त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब आप बताइए, इतना बड़ा रिदम और इतना अधिक, अगर आप बच्चों को ये सिखाना चाहें तो उनके जिसे कहते हैं ना फोनेटिक मसल्स की इतनी एक्सरसाइज भी नहीं दिखाई पड़ेगी। इतना बढ़िया तथा कथित, जिसको आज रैप कहते हैं, रैप से तुलना नहीं करना चाहता, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। राष्ट्रवाद की ऐसी प्रेरणा नहीं दिखाई पड़ेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है, ये लिखा किसने है? कविराज भूषण ने, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने लिखा किस भाषा में है? ये हिंदी की बोली अवधि में लिखा हुआ है। इतनी सुंदर एकता भी नजर आएगी, यानी सब कुछ नजर आएगा। देश, काल, परिस्थिति, इतिहास, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद, एकता, भाषाई एकता, सब कुछ। मैं नहीं, वो नहीं करना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन महान चीज़ों से परिचय कराने में कहीं ना कहीं चूकते जा रहे हैं। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के इस अमृत काल में हमें अपने मन में यदि अमृत का प्रकटीकरण करना है, तो ये पूरा का पूरा जो विष है, इसको निकालने का प्रयास करना होगा। और मैं यह पुनः ये कहना चाहूँगा कि मुगल साम्राज्य के तो राजाओं में बहादुर शाह जफर तक का उल्लेख होता है, पर उनसे कहीं बड़ा साम्राज्य बनाने वाले मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाई साम्राज्य का इतना समुचित और उपयुक्त उल्लेख नहीं होता है। हर चीज हम सिर्फ सिलेबस से ही नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी संस्कार से भी प्राप्त करनी होंगी। और भारत में यह भी ध्यान रखना होगा, एक बहुत गलत परंपरा ये चल गई है, जैसे कि कोई महापुरुष किसी क्षेत्र और किसी वर्ग का ही हो जाता है, दूसरा महापुरुष किसी क्षेत्र और वर्ग का हो जाता। हम अपने बचपन में कभी ये बातें नहीं सोचे थे। हमारे हिसाब से वो सब के सब पूरे एक राष्ट्र के थे। आज क्षुद्र राजनीति में महान महापुरुषों को जो क्षेत्रीय और वर्ग के बीच में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, हमें इन सारी चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक बिंदु और याद दिलाना चाहूँगा, वहीं से जहाँ से शुरू किया था, लाल किला। लाल किले के ऊपर उन्होंने ध्वज फहराया था। वैसे लाल किले का नाम लाल कोट के रूप में बहुत पहले भी आता है। कि ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम में एक ऐसी भी तस्वीर रखी है जिसमें जहांगीर के ज़माने में वो लाल किले में बैठा हुआ दिखाया गया है। वो सारे विषय अपनी जगह हैं, मगर ये बताइए, जो पढ़ाया जाता है कि लाल किला उन्होंने बनाया जो अपने यहाँ एक ढंग का झोपड़ा भी नहीं बना पाए थे। जहां से आए थे वो नहीं बना पाए थे, मगर लाल किला वो नहीं बना सकते थे जिन्होंने अजंता एलोरा बनाया था। आपको पता है, दुनिया में एकमात्र स्ट्रक्चर है, डबल स्टोरी स्ट्रक्चर, जो बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम बनाया गया है। और जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये तो छेनी हथौड़ी के द्वारा बनाया गया था, मान्यवर, वो बनाने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। इवन आज अगर आप देखें तो डिस्कवरी चैनल या वो हिस्ट्री के ऊपर एक प्रोग्राम आता ना, एंशिएंट एलियंस, उसमें तो कहा जाता है कि साहब ये ऐसी दिव्य रचना है, किसे देख के लगता है कोई परग्रही उन्नत सभ्यता होगी, उसने आके बनाया होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, परग्रही सभ्यता तो नहीं थी, हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी इसको तो मानने को तैयार हो भाई। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, आप सबको पता होगा। 2 इक्विनॉक्सेस जब आते हैं ना, 21 मार्च और 21 सितंबर, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं, एकदम बैलेंस के ऊपर सन होता है, तो उसमें 3 दिन ऐसे होते हैं कि पहले दिन देवी की चरणों पर पड़ता है, फिर देवी के हृदय पे और देवी के मस्तक पे निकल जाता है। सोचिए कितना एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, कितना एप्रोप्रिएट एक्सियल टिल्ट का कैलकुलेशन और कितना वास्तु का कैलकुलेशन करके बनाया गया। वो लोग नहीं बना सकते थे।
बृहदेश्वर का मंदिर बगैर नींव का बना हुआ मंदिर है, जिसके ऊपर 180 टन का पत्थर रखा हुआ, तंजावुर तमिलनाडु में। वो बनाने वाले लाल किला नहीं बना सकते थे। जिन्होंने अपने यहां एक खंबा नहीं बनाया वो कुतुब मीनार बना सकते थे, मगर जिनका मोहरोली का लौह स्तंभ दिख रहा है वो नहीं बना सकते थे। इसलिए बहुत सी बातें, मैं इसमें कोई जिसे कह रहे निर्णय नहीं दे रहा हूं, आपको विचार के लिए छोड़ रहा हूं। इसको गौर से सुनिए, सोचिए और फिर विचार करिए। मैं वहाँ जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में क्या क्या विष भरा गया है, इस विष से कैसे मुक्ति पानी है। और यह ध्यान रखिए कि हमारा इतिहास पराजित होने का नहीं है, हमारा इतिहास विजित होने का है। क्योंकि अटल जी की कविता की 2 पंक्तियों से बात समाप्त करता हूँ। अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, और तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में, अरे हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे तो भी किस आधार पे बनेंगे? अमेरिका है तो विकसित राष्ट्र, कोई भी जाके गोलियां चला दे रहा है, स्कूल में बच्चों की डेथ हो रही है, क्यों हो रहा भाई? विकसित तो हो गए, संस्कार नहीं आया। संस्कार की शिक्षा कहां से मिलेगी? यह शिवाजी के साम्राज्य से दुख की बात यह है कि जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के रिकॉर्ड बनाए, जो कट्टरपंथी लोग आज के इस दौर में सेक्स स्लेव बनाने की बातें करते हैं, और ये सैकड़ों साल पहले भी होती थी, उन लोगों का इतिहास ज़्यादा महिमा मंडित करके रखा गया। और जहां कल्याण के किलेदार गौहर बानू को, कि उनकी बहू गौहर बानू को ससम्मान लौटा के वह सम्मान की स्थापना की गई, उनका इतिहास गौरवशाली नहीं रखा गया, तो उसे भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और यह भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो कुछ हमने पाया है आज़ादी के बाद वो तो महत्वपूर्ण है, परंतु जो हमने खोया है वो भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिसमें हमने पाया सिर्फ उसी में हमें खो नहीं जाना है, जो अभी हमने खोया है उसको भी प्राप्त करने का ध्यान रखना है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता को सार्थक करने, ये भी अटल जी की पंक्ति है, स्वतंत्रता को सार्थक करने। और ये समझिए मोदी जी का आह्वान भी यही है, स्वतंत्रता को सार्थक करने, कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान